नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को मदऊ करते हैं, जिनमें तलबा लीडर होते हैं और हमारे उलमा मुशाइखीन को भी इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। इसी तरह जो समाजी जहदकार हैं वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। बहरहाल, जहाँ तक गैर मामूली शख्सियतों का सवाल है तो हमारे खुद रियासत तेलंगाना में कई ऐसी शख्सियतें हैं, कई ऐसे तलबा लीडर्स हैं जिनकी खिदमात गैर मामूली है, जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लिया, जिन्होंने तलबा तहरीक में हिस्सा लिया और एक अपनी मुनफरिद पहचान बनाई है सारे मुल्क में। ऐसी ही एक शख्सियत है डॉक्टर सैयद वली कादरी की, जो माजी में यानी साबिक नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के, और फिल वक्त वो ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन तेलंगाना के सदर हैं और सीपीआई के रियासती कौंसिल के रुकन भी हैं। तो बहरहाल, हम डॉक्टर साहब का खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में और इस प्रोग्राम में। और चूँकि ये एक हरकियाती स्टूडेंट लीडर है और कई समाजी वो तहजीबी तंजीमों से वाबस्ता हैं और हिंदुस्तान में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते हैं, खासतौर पर कम्युनिस्टों में इन्हें कदर की निगाह से देखा जाता है। तो बहरहाल, जो पहला सवाल है हिंदुस्तान को लेकर हम करेंगे और जो हालात हमारे मुल्क के हैं, मौजूदा हालात, आप देखेंगे कि 8 बरसों से जो मुल्क के हालात तब्दील हुए हैं और ऐसा लगता है कि एक मुल्क एक धमाको हालात से दो चार है। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, जिस हालात से जो सूरत हाल हिंदुस्तान के अंदर है, जिस हालात से हिंदुस्तान गुजर रहा है, इसका कभी मुंतज़िर नहीं था। जो आज हिंदुस्तान के अंदर दहशत, वहशत और नफरत की जो सियासत खेली जा रही है, जिससे यहाँ पर एक ख़ास फ़िरक़े को और टारगेट कर कर उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है और ये बंटवारे की जो सियासत हिंदुस्तान के अंदर हो रही है, ये हिंदुस्तान कभी था ही नहीं जो हिंदुस्तान को आज हम देख रहे हैं। जिसका ख्वाब गांधी ने देखा, जिसका ख्वाब अशफाक उल्लाह खान ने देखा, जिसका ख्वाब भगत सिंह ने देखा, जिसका ख्वाब मौलाना आज़ाद ने देखा, जिसका ख्वाब वो तमाम शहीद जो हिंदुस्तान की आज़ादी को लेकर अब जद्दोजहद में शामिल रहे और अपनी कुर्बानियाँ दी, कभी इन्होंने ऐसा हिंदुस्तान का तसव्वुर नहीं किया था जो आज हिंदुस्तान गुजरा। लेकिन पिछले 8 साल से तो इतनी नफरत की राजनीति इस देश के अंदर खेली जा रही है। मोदी सरकार हुकूमत संभालने के बाद हमने देखा गौरक्षा दल के नाम पर मुसलमानों पे अत्याचार, हमले कर मॉब लिंचिंग कर देना और लव जहाद के नाम पर यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट करना, घर वापसी के नाम पर, कभी वंदे मातरम के नाम पर, कभी भारत माता के नाम पर, कभी देश के गद्दारी के इल्ज़ाम लगाकर देश से मोहब्बत या नफरत के नाम पर, ये तमाम चीज़ें 8 साल के अंदर एक बिल्कुल ही घिनौनी सियासत इस देश के अंदर खेली जा रही है। और ये सियासत पिछले 8 सालों में बढ़ गई है इस देश के अंदर, एक दूसरे को लड़ाना। और यहाँ पर तो कोई भाईचारगी की बात ही नहीं करता है। हर सुबह खोलते यहाँ के वजीर आजम खुद नफरत की राजनीति की बात करते हैं, यहाँ के वजीर दाखिला नफरत की बात करते हैं, यहाँ की ये जो आरएसएस के जो लीडर हैं नफरत की बात करते हैं। सुबह उठते ही मीडिया भी नफरत की बात करना शुरू कर दिया। खास तौर पर यहाँ पर हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब और भाईचारगी को पूरी तरह से बर्बाद करने की 8 साल के अंदर सियासत हम देखते आ रहे हैं। आपने जैसा कि कहा है कि मुसलमानों पर मजालिम में इजाफा हुआ है, तो क्या दलितों पर मजालिम में इजाफा नहीं हुआ? देखिए, पहले तो मुसलमान यहाँ पर टारगेट हुए। पहले जब मोदी सरकार हुकूमत संभाली तो सब में पहले यहाँ पर घर वापसी के नाम पर, लव जहाद के नाम पर, उसके बाद इसके नाम पर ये बीफ को लेकर अखलाक का हमने कत्ल देखा, जुनैद का हमने कत्ल देखा, उमर का हमने कत्ल देखा, कई ऐसे, और झारखंड के अंदर भी हमने कई ऐसे वाक़यात देखे। ये मुसलमानों को टारगेट करते हुए उनको दहशत में ढकेल कर उसके बाद दलितों के ऊपर भी अत्याचार करना शुरू किया। ऊना में जो हुआ, दलितों को उनके घरों से निकाल कर कपड़े लंगा कर रोडों पर ला के मारा गया और दलित लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ। और हमने कई ऐसे वाक़यात देखे यहाँ पर दलितों के साथ, जिनके ऊपर एक लड़का कोई घोड़े पर बैठ के भी जा रहा था, उसको घोड़े से उतार कर उसकी हत्या कर दी गई। कोई यहाँ पर किसी के सामने बराबरी की बात करता है तो उसके साथ अत्याचार हो। तो ये सारी दलितों पे भी हमले बढ़े हैं मोदी सरकार के अंदर और मुसलमानों पे भी बढ़े हैं, और वो जो निचले तबकात हैं उन तो सब पर हिंदुस्तान के अंदर हमले बढ़े हैं। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर सैयद वली उल्लाह कादरी का सवाल है तो ये एक हरकियाती स्टूडेंट लीडर है। और आपको ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जब रोहित वेमुला की मौत हुई थी या और उसे खुदकशी करार दिया गया था, यानी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म, दलित तालिब इल्म, उस वक्त भी अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो वो सैयद वली उल्लाह कादरी थे और उन्होंने उस तहरीक में बहुत ज़बरदस्त हिस्सा लिया था। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि JNU में जब वाक़यात पेश आए तशद्दुद के और जामिया इस्लामिया में वाक़यात पेश आए तशद्दुद के और तलबा को
मारपीट की गई, जदोकोब किया गया और तलबा के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उस वक्त भी डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी ने आवाज़ उठाई थी। तो बहरहाल हम एक सवाल करते हैं, जैसा कि आपने कहा है कि जो निशाना मुसलमानों को बनाया गया था, अब दलितों को भी उसी तरह का निशाना बनाया गया और ईसाई भी निशाना बन रहे हैं। तो आप ये बताइए कि दलितों, कबायलियों, आदिवासियों जो भी है, और ख़वातीन हो या और फिर ईसाई हो या मुसलमान हो, उनमें फिल वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जुल्म किस पर किया जा रहा है? देखिए, यहाँ पर देखिए, हमें इसको आरएसएस जो हिंदुस्तान को अभी चला रही है सरकार को, उनकी जो इज़्म है, उनका जो बंच ऑफ थॉट्स किताब है, इसके अंदर जो गोवलकर ने जो लिखा, उसके अंदर तीनों को टारगेट करने की बात की, तीनों को हिंदुस्तान से निकालने की बात की गई, जिसके अंदर मुसलमान हैं, दलित हैं और कम्युनिस्ट हैं और तमाम वो निचले जात के फिर जो लोग हैं जिनको टारगेट किया गया। और दलित तो बुरी तरह से यहाँ पर टारगेट हो रहे हैं देश के अंदर। आपने देखा कि दलितों के ऊपर जिस तरह से अंबेडकर को जा रहे थे किसी गांव में से तो पानी देने से मना कर दिया, तो वैसा ही वाकया हमने राजस्थान के एक स्कूल में देखा। एक लड़का जाकर अपने सार का बॉटल लेकर पानी पीता है तो उसको मार मार कहते हैं। तो यहाँ पर एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, जो छूत छात है, ये अभी भी जारी है और दलित इसका जुल्म होते आ रहे हैं। इसका जुल्म दलित ज्यादा हुए हैं यहाँ पर। एक बात आपको बता दूं, जैसा कि दलितों की जो बात आपने कही है, तो कर्नाटक में एक ऐसा वाकया पेश आया जहां पर एक मुस्लिम रुकन असेंबली ने एक दलित जो मजहबी रहनुमा है उनका झूठा पी लिया, उनका जो चबा हुआ निवाला था वो खा लिया। तो क्या हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े बातें करते हैं ब्राह्मण होने के और ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, कौम परस्त होने का दावा करते हैं, खासतौर पर आरएसएस के जो लीडर्स है, मोहन भागवत या आरएसएस की जो क्यादत है, वो ब्राह्मण राज से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वो किसी दलित का चबा हुआ निवाला खा सकते हैं? क्या वो किसी अपने बच्चों की शादियां किसी दलित लड़कियों से कर सकते हैं? देखिए, ये इनकी मजहबी तासुरात है। देखो, मुसलमान के पास झूठा खाना जायज है, कोई मुसलमान है तो एक दूसरे का झूठा खा सकता है। लेकिन यहाँ पर इक्साइयत की जब बात हम करते हैं तो कोई दलित इंसानियत की हमें बात करनी चाहिए। कोई इंसान का झूठा खा रहा है तो वो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं खा रहा है तो ये एक वहाँ पर छूत छात या जातिवाद की बात करता है। वहाँ पर निचली जात और आला जात की बात होती है। ब्राह्मण तो कभी दलितों को आप झूठा खाने की बात कर रहे हैं, ब्राह्मण तो उनके घर में खत्म रखने नहीं देता है। कई दिन तक दलितों को यही ब्राह्मण पढ़ाई से दूर रखे। इनकी खुद किताब कहती है कि अगर कोई दलित पढ़ ले तो उनको सीज डालने की, इनकी जबान काटने की बात करते हैं। हमने महाभारत में वाकया भी देखा, एक दलित लड़का सीखता है तो उसको अंगूठा काटने का जो वाकया हमने देखा। ये सारी चीजें इनके मजहबी तासुरात में से, मजहबी बुनियादी उसूलों में से ये चीजें आती है। इसके लिए ब्राह्मण दलितों का बहुत बड़ा दुश्मन है यहाँ पर। यानी ये मजहब का गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मजहब का गलत इस्तेमाल हो रहा है। मजहब, इनका मजहब के अंदर ही जातिवाद की आधार पर मजहब बना है। मनोवाद जो है ये पूरी जाति की बुनियाद पर बना हुआ है, क्योंकि मनो जो है एक हर जाति को अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश करता है। ब्राह्मण सारे सर से पैदा हुए हैं, क्षेत्र इधर से इधर, लास्ट में जब दलित की बात आती है तो पैरों में से उनको पैदा करने की बात। तो ये ब्राह्मणवाद ये नहीं है बल्कि मनोवाद है। इसको खत्म करने के लिए हमें आगे आना चाहिए और दलितों को भी ये समझना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि जो निचली जात का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल नफरत लफ्ज है और इस नफरत को जुर्म करार दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, क्यों किसी भी इंसान को आप नीचा ऊंचा की बात करते हैं? इंसानियत की बात होनी चाहिए। किसी भी इंसान को गिरा करके जब भी कोई भी बात करता है, ये निचली जात का है, उसको गांव से बाहर कर दो, शहर से बरतरफ कर दो, ये सारी चीज़ें जो भी कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हिंदुस्तान का दस्तूर भी इसकी इजाज़त देता है। दस्तूर में भी जो अट्रॉसिटी, दलित अट्रॉसिटीज है, उसको लेकर कानून है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है इसको। आप क्या समझते हैं जो निचली जात का बरोना रोते हैं, कहते हैं कि ये निचली जात है, फला निचली जात है, फला निचली जात है, और उसको जुल्म जबर का निशाना बनाते हैं, तो क्या वो हकीकत में वो खुद निचली जात नहीं? नहीं, देखो, ये जातिवाद ही खत्म होना चाहिए। जातिवाद का निज़ाम जो हिंदुस्तान के अंदर है उसको ख़त्म करने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, उनकी सारी कोशिश यही रही कि यहाँ पर सारी जातियों को, ये जातिवाद को ख़त्म करके कैस्ट एलिमिनेशन होना चाहिए और एक ही मतलब इंसान ही, एक ही जाति इंसान होना चाहिए। इंसान की कदर करने वाला दिन यहाँ लाना चाहिए। यही सबकी लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यही बोला था उसके बाद। जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी का सवाल है, ये आपको बता दूं कि सीपीआई के रियासती कौंसिल के रुकन भी है और ऐसे में सियासत यानी पॉलिटिक्स से बहुत गहरा इनका ताल्लुक है और तकरीबन 22 बरसों से वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मुतहरिक हैं, सरगर्म है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज 8 बरसों के दौरान जिस तरह हिंदुस्तान खतरनाक और संगीन सूरत हाल से दो चार हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि
कि बीजेपी के इख्तिदार का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। हालांकि महंगाई अपने आसमान को पहुंच चुकी है, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं और आप देखेंगे कि अक़लियतें परेशान हैं और वो महफूज खुद को तस्वुर नहीं करती, उसके बावजूद भी बीजेपी का इख्तिदार जारी रहेगा। नहीं, देखिए बीजेपी जो इख्तिदार में आने के लिए जो नीच सियासत कर रही है, इसको समझने की जरूरत है। बीजेपी के अंदर आज हम देख रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंडा नहीं है, एजुकेशन एजेंडा नहीं है, हेल्थ एजेंडा नहीं है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एजेंडा नहीं है। सिर्फ बीजेपी को ये है इख्तिदार के अंदर आने के लिए कम्युनल एजेंडा लेकर आती है, हिंदू मुस्लिम करती है, जातिवाद करती है, ये जो लोगों को भिड़ाने का जो काम करती है, ये काम कर कर आगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं इस देश के अंदर, क्योंकि इस देश के अंदर वो लोग भी हैं जो इस देश के अंदर ये सारी चीज़ों को गहरी नज़र से देख रहे हैं। वो लोग भी इस देश के अंदर सेकुलर लोग और डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव लोग जिंदा हैं। लेकिन ये बीजेपी की जो नीचे जो खराब सियासत है, जो जिस तरह से बर्बाद करने की सियासत है, उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी के इस तरह से मैं समझता हूँ इसके इस तरह से कायम नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं किसी कोई चीज़ के उरूज है तो उसका जवाल भी है। अब मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो वादे किए, असल वादे जो अच्छे दिन हो, या डिजिटल इंडिया बनाने की बात हो, या स्टैंड अप इंडिया बनाने की बात हो, या 2 करोड़ सालाना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात हो, या एजुकेशन को KG to PG फ्री करने की बात हो, या पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने की बात हो, ये सारे हटाकर आज क्या कर रही है बीजेपी? सिर्फ 2 लोगों को देश बेचने का काम कर रही है। अडानी अंबानी को पूरी तरह से अब तक रेलवेज को बेच दिया, एयरवेज को बेच दिया, LIC को बेच दिया, बैंकिंग को पूरी तरह से बर्बाद कर प्राइवेट कर दिया। ये पूरी सियासत जो आज समझ रही है, एक तबका है जो बीजेपी की ये सारी जो ये खराब नीतियां इसको समझ रहा है। बीजेपी का इस तरह से इख्तियार मैंने समझता हूँ कि आगे चलने वाला है। बिल्कुल सही है। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताना ज़रूरी है डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी के बारे में कि वो तेलंगाना तहरीक के दौरान काफ़ी सरगर्म थे और तकरीबन 45 दिन उन्हें जेल में रखा गया था और 150 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। और सबसे अहम बात आपको ये बता दूं, क्योंकि आज हिंदुस्तान में जिस तरह तलबा को भी तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, उस सिलसिले में आपको बता दूं कि उस वक्त जबकि तेलंगाना तहरीक अपने नुक्ते उरूज पर थी, प्रोफेसर जयशंकर और KTR से लेकर आप देखेंगे कि दूसरे जो तेलंगाना तहरीक के रोह रवां थे, उस वक्त एक आवाज़ गूंज रही थी वरंगल में काकतिया यूनिवर्सिटी से, और वो आवाज़ थी सैयद वलीउल्लाह कादरी की। और स्टूडेंट JAC जो बनाई गई थी काकतिया यूनिवर्सिटी के, वो सदर नशीन भी थे। बहरहाल तालीम पर उनकी या तालीमी शोबे पर उनकी गहरी नज़र है। तो आज हिंदुस्तान में जो NCERT हो या जो तालीमी सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो जो तबाह किया जा रहा है और तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी हिंदुस्तान में एक ही मुद्दा जोरों पर है कि जो पुराना तालीमी निज़ाम था उसको बदलकर बीजेपी का तालीमी निज़ाम जाफरानी तालीमी निज़ाम लेके आने की बात हो रही है। आप देखें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर, तालीम के अंदर रिफॉर्म्स के नाम पर पूरी तरह से तालीम के अंदर मजहबी जुनूनियत को और हिंदुत्व के जो थॉट्स हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स है जो नागपुर से तैयार होती है, वो जहरीली जो तालीम है जो एक दूसरे को जुदा करने की बात करती है, उसको डालने की कोशिश की जा रही है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि कोठारी कमीशन जो एजुकेशन को लेकर एक बहुत अच्छा कमीशन था, जिसके अंदर तालीम के अंदर क्या होना चाहिए तरक्की करने की बात की, लेकिन उसको भी दर किनारे रखकर आज जो जाफरानी सियासत जो कर रहे हैं तालीम को लेकर, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही है। और एक दूसरी बात आप देखिए, हर जगह पर जहाँ पर बीजेपी रियासतें, जहाँ पर बीजेपी हुकूमत कर रही है जो रियासतों में, वहाँ की यूनिवर्सिटियों और वहाँ के स्कूलों से जो अच्छे गांधी का सिलेबस हो, चाहे भगत सिंह का सिलेबस हो, चाहे मौलाना आज़ाद का जो उनकी कहानी उनको लेकर जो सबक होते हैं जो सिलेबस के अंदर दिए वो, और ये जो प्रोग्रेसिव जो छूत छात के खिलाफ हो, ये सारी चीज़ों को निकाल कर सवरकर गवलकर, और इनके जो आशूराम बापू, आप तो ताज्जुब होंगे, जो एक रेप केस के अंदर सजा काट रहे उम्र कैद की, उनका गुजरात की 5th क्लास के अंदर उनकी कहानी पढ़ाई जा रही। तो ये क्या हिंदुत्व किस तरह रेप किया जाता है सर? ये क्या, यही तो फिर वही तो होगा ना। आशूराम बापू को अगर कोई आइडियल मानेगा, कोई अपना कोई मानेगा, तो वो वही करेगा ना जो आशूराम बापू करके गए जेल। तो आप देखिए कितनी RSS किस तरह से देश के अंदर पूरी तरह से एजुकेशन को जाफरा। और आप देखिए हिस्ट्री को लेकर, अब ये DN झा को आप लाके हिस्ट्री का हेड बना दिए, जो ICSR का आपने DN झा को, जहाँ पर जो प्रोग्रेसिव जो लेफ्ट को लेकर हिस्टोरियन थे, चाहे उस्मान अबीब हो, चाहे रोमला तापर हो, चाहे बिपिन चंद्रा हो, चाहे आकाश शर्मा हो, चाहे ये जो पुराने हिस्ट्रियन थे, उनके जितने भी यहाँ पर हिंदुस्तान को लेकर जो भी तारीख थी हकीकत, उस उनके से जो तारीख थी उसको हटाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, अशोक की तारीख, मतलब अशोक के हम खिलाफ नहीं, लेकिन जो नफरत की जहाँ से शुरू होती है, औरंगजेब और ये जो शिवाजी की लड़ाई है, इसको लाने मुगलों के खिलाफ
मुग़ल मुसलमान थे, मुग़लों ने ये किया, मुग़लों ने किया, और शेरशाह जो भी है, इब्राहिम लोदी के, तो ये सारी चीज़ें लाकर हिस्ट्री के अंदर से हटाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हिस्ट्री के अंदर सिर्फ जो भी लिखा गया झूठ है। अब हम हकीकत में हमारी जो हिस्ट्री है वो लिखेंगे, तो झूठी हिस्ट्री पूरी तरह से तब्दील करने की बात हो रही है। तो क्या वो कामयाब होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि देखो तारीख कभी भी आप मिटा नहीं सकते। तारीख होती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आपने कितने भी एजुकेशन पॉलिसी लाओ, लेकिन तारीख यहाँ पर आप क्या लाल किला की तारीख को मिटा सकते हो क्या? जो खुद यहाँ शायद, और क्या कुतुब मीनार कौन बना, चाहे ताज में, ये सारी चीज़ों को तो आप मिटा नहीं सकते ना। तारीख आपके सामने हमेशा रहेगी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह जेएनयू की हम बात करते हैं तो नजीब हमेशा लोगों के जहन में आते हैं, लेकिन आज नजीब का आज भी पता नहीं चलता, जबकि वो कहा गया था कि जो राइट विंग स्टूडेंट लीडर्स थे या फिर उनके जो हमदर्द थे, उन लोगों ने नजीब को अगवा किया और उसके बाद नजीब का पता नहीं चलता है। तो क्या आप समझते हैं क्या नजीब को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, क्या हुआ? देखिए, नजीब की जैसी बात आती, मैं करीब से देखा हूँ। दसरा के दिन रात में जेएनयू के अंदर नजीब को मारा और पीटा जाता है, उसके बाद उसको गायब कर दिया जाता है। और कई बार इस मामले को लेकर हमने कई आंदोलन किए, नजीब को कहाँ है, ब्रिंग बैक नजीब, और नजीब की माँ के साथ, उनकी बहन के साथ हमने कई आंदोलन चलाए। यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी उसको लेकर पिटीशन डाला गया, और दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि जिन्होंने एबीवीपी के लोग जो थे, जो मारपीट के, उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाकर वो टेस्ट नहीं करवाया। तो यहाँ पर बात जाहिर हो गई, क्योंकि ये लोग उसके नजीब को मार पीट करके उसको गायब करने के अंदर शामिल थे, और नजीब को पूरी, मैं तो समझता हूँ कि नजीब को इन्होंने ख़त्म ही कर दिया होगा, क्योंकि आज तक नहीं मिल पाया तो वही हुआ होगा। तो ये कातिल है। मैं तो समझता हूँ कि नजीब को आज तक नहीं ला सके, या नजीब बासलामत है या नहीं, हम उस पर सवाल या निशान आज भी दिख रहा है। तो हुकूमत नाकाम रही, क्योंकि हुकूमत के लोग ही तो किए थे, इसके लिए हुकूमत छुपा दी इस मामले। हुकूमत नाकाम रही, या पुलिस नाकाम रही, या सीबीआई का नाकाम रही, या जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं वो नाकाम रही, जो मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करने में गैर मामूली सुरअत यानी जल्दी का मुजाहरा करते हैं और गैर मामूली अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं, लेकिन क्या नजीब को वो तलाश नहीं कर सकते? देखिए, हुकूमत हुकूमत के अंदर ही ये सारी एजेंसियां काम करती है। हुकूमत का मंशा ये था कि नजीब को तलाश ना किया जाए। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर नजीब मुसलमान था, इसके लिए आप ढूंढ नहीं पाए। या आप हम पे जुल्म करना चाह रहे थे, मजलूम कौम है आप, हमारे साथ नाइंसाफी तो होगी इस देश के अंदर। अच्छी बात आपने कही है। बहरहाल नाज़रीन, आज अगर किसी मजलूम की आप मदद करते हैं तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ा काम है। और डॉक्टर सैयद वलीउल्लाह कादरी अगर मजलूमों के पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये नौजवानों के लिए एक मिसाल है। और इस तरह की मिसालें मैं समझता हूँ न सिर्फ तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान के हर मुकाम पर होनी चाहिए। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।